नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके इस परिवार में एक बार फिर से। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल का अपने चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी, बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों क्या, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। साथियों, आपने मौलिक अधिकार तो बहुत जगह से पढ़े होंगे, लेकिन जो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं ना, उनमें कुछ अलग बात रहेगी। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और एंड तक बने रहना है। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, मौलिक अधिकार। सबसे पहले तो आपको देखना है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो ये राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती हैं संवैधानिक अधिकार हैं, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकार आए कहां से थे। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहां से आए थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले की मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो देखो भाई, सबसे पहले 1215 के अंदर साथियों, इंग्लैंड का एक राजा था, किंग जॉन प्रथम ने क्या किया था साथियों, 1215 के अंदर किंग जॉन प्रथम ने अपने नागरिकों को, वहां के नागरिकों को क्या दिए थे, कुछ अधिकार दिए थे। क्या दिए थे साथियों, कुछ चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए थे भाई। कुछ चार्टर के माध्यम से क्या दिए थे साथियों, अधिकार दिए थे भाई। चार्टर के माध्यम से क्या दिए थे भाई, अधिकार दिए थे। और ये जो चार्टर था, इस चार्टर को क्या कहा गया, इस चार्टर को साथियों क्या कहा गया, इस चार्टर को कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया साथियों, मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए ध्यान से सुना है साथियों इस बात को। देखो भाई, सबसे पहले मौलिक अधिकार देने वाला अगर कोई था तो कौन था, 1215 के अंदर इंग्लैंड का किंग जॉन फर्स्ट ने दिए थे। उन्होंने एक चार्टर बनाया था, चार्टर के माध्यम से दिए थे, और उस चार्टर को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों, मैग्ना कार्टा कहा गया था। ध्यान में रखना है इस बात को। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है साथियों, प्रश्न आता है। तो आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। बात करते हैं। देखो भाई, आप पढ़ते हो साथियों, आपने पढ़ा होगा भाग 3 के बारे में। भाग जो 3 हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, हाँ, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है साथियों। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी मैंने बताया था। अरे मैग्ना कार्टा था क्या, समझ में आया क्या। यहां देखो पीछे एक बार फिर से सारी निगाहें यहां थाम के देखो। 1215 के अंदर इंग्लैंड ने जो किंग जॉन था फर्स्ट था, उसने क्या किया था, चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए थे, और उस चार्टर को क्या नाम दिया था, मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। उसी प्रकार से अपने यहाँ पर भाग 3 के अंदर साथियों क्या दिए गए हैं, यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं साथियों, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसलिए अपने क्या कहते हैं भाई, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ध्यान से देखना है साथियों। चलो साथियों, आगे हम बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखो भाई, अब ये बात आती है कि सबसे पहले
क्या बात आती है? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी भाई? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो वो भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग, अधिकारों की जो मांग की गई थी साथियों, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी, आपको पता होगा, फ्रांसीसी क्रांति होती है। सर कब होती है? वो भी हम देख लेते हैं 1789 के अंदर। 1789 के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इस क्रांति के अंदर फ्रांस की जनता के द्वारा, फ्रांस की जनता के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है साथियों? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। क्या की जाती है साथियों? मौलिक अधिकारों की मांग कब की जाती है? 1789 के अंदर। यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति होती है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गणराज्य जैसे नारे लगते हैं, आपको पता होगा इस चीज का। ठीक है भाई। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों कि सबसे पहले लिखित, यहां मैं बात करूं सबसे पहले लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों को मान्यता किसने दी थी भाई? सबसे पहले लिखित संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को किसने स्पष्ट किया था? तो वो किया था साथियों, किसने किया था? सबसे पहले किया था अमेरिका ने। किसने किया था साथियों? अमेरिका ने किया था। ये लिखित में दिया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर तीन बातें आई है सामने साथियों। पहले क्या आई है सामने कि सबसे पहले दिया किसने था? तो किंग जॉन ने दिया था। अरे कहाँ में? इंग्लैंड के अंदर दिया था, ध्यान में रखना है। उसके बाद में सबसे पहले मांग किसने रखी थी भाई? सबसे पहले अगर मांग की बात करें ना, तो सबसे पहले जो मांग रखी थी वो रखी थी किसने भी? फ्रांसीसी क्रांति के अंदर फ्रांस की जनता ने रखी थी कि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद में जब लिखित, कहां पे देखो भी, सबसे पहले लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां पे किया गया था? किस संविधान के अंदर किया गया था? कहां के देश के अंदर किया गया था? तो अमेरिका के अंदर किया गया था। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब देखो साथियों, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कि भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग, भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग, ये देखते हैं साथियों कि सबसे पहले कब और किसने मौलिक अधिकारों की क्या की थी भाई? मांग की थी। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ भी नहीं करना साथियों, बस मैं यहाँ पर कुछ सन लिख रहा हूँ, बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। एक सन आपको ध्यान में रखना है 1895, एक 1925, एक 1928, एक आप रखना है 1931, फिर 1931 रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1935 और लास्ट याद रखना है 1945। अरे कुछ भी नहीं है, मेरे साथ में एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूं अगर मैं 1895 की, सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी साथियों, वो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। किसके अंदर की गई थी? स्वराज्य विधेयक के अंदर की गई थी। आपको पता होगा इस चीज का भी कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग भारत के अंदर किसने की थी? 1895 के अंदर बाल गंगाधर जी तिलक जी के द्वारा की गई थी। किसके अंदर? स्वराज्य विधेयक के अंदर की गई थी। आगे बढ़े। उसके बाद में 1925 के अंदर, 1925 में किसने की थी भाई? एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी, मांग की गई थी। किसके अंदर? कॉमनवेली एक अखबार आता है, उस अखबार के अंदर उन्होंने मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। उसके बाद में आपको पता होगा साथियों कि आपने पढ़ा होगा कि 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आती है। याद होगा आपने
1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है। इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर किसने, अरे भूल गए क्या, किसने, मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने यहां पर क्या की थी भाई, संविधान के अंदर किसकी मांग की थी, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद में 1931 का कराची अधिवेशन, याद कीजिए भाई, 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन के अंदर कौन मांग करता है, यहां पर मांग करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। यहां पर किसकी मांग की जाती है, मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहां पर क्या होती है साथियों, मांग की जाती है। याद रखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। 1931 के अंदर ही आपको पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या ली थी, भाग लिया था, हिस्सा लिया था। तो यहां पर किसने मांग की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर, महात्मा गांधी ने। यहां पर कौन मांग करते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग की गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब मांग की जाती है साथियों, 1931 के अंदर मांग की जाती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में 1935 की मैं अगर बात करूं साथियों, तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है, अरे मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम 1945 की बात करते हैं, तो यहां पर तेज बहादुर सफरू के द्वारा, तेज बहादुर सफरू के द्वारा 1945 के अंदर क्या की जाती है साथियों, मौलिक अधिकारोों की मांग की जाती है। एक बार फिर से देखिए मेरे साथ में, कुछ भी नहीं है, देखो 1985 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज्य विधायक के अंदर अपने मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। 1925 के अंदर एनी बेसेंट जी के द्वारा मांग की जाती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू जी इसके अंदर क्या करते हैं भाई, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। 1931 की मैं बात करूं तो कराची अधिवेशन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। 1935 के अंदर देखो भी, उससे पहले 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए हुए थे महात्मा गांधी जी, और गांधी जी वहां पर किसकी मांग करते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं साथियों। उसके बाद में देखो 1945 में तेज बहादुर सफरू जी के द्वारा भी यहाँ पे किया जाती है साथियों, यहाँ पर क्या किया जाता है, मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। ये सब मांग होने के बाद में जब संविधान बन रहा था, तो यहाँ पर मौलिक संविधान की क्या बनती है, कमेटी बनती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं साथियों, चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जब मौलिक अधिकार, जब संविधान बनाया जा रहा था, संविधान जब संविधान बना तब यहाँ पर क्या बनी थी साथियों, यहाँ पर मौलिक अधिकार की जो संस्था बनी थी, मौलिक अधिकार की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन बनते साथियों, अध्यक्ष तो किनको बनाया गया था, अध्यक्ष आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। और उसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, इस कमेटी के जो उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था भाई, उपाध्यक्ष जो बनाया गया था साथियों, वो बनाया गया था आपका, बता देता हूं मैं यहाँ पे, जेबी कृपलानी जी को बनाया गया था, कृपलानी जी को बनाया गया था, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, आपको पता होगा इस चीज का भी। तो देखो भाई, मौलिक अधिकारों की जो कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। उसके बाद में उपाध्यक्ष कौन बने थे, जेबी कृपलानी जी बने थे। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जब मौलिक अधिकार लाया गया ना, तो उसको कौन से भाग के अंदर रखा गया था, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया। और इसके अंदर मौलिक अधिकारों के तहत कितने अनुच्छेद को शामिल किया गया था, तो इसके अंदर अनुच्छेद की मैं बात करूं साथियों,
अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 12 से 35 अनुच्छेद को इसके अंदर शामिल किया गया था। बात ये आती है कि मौलिक अधिकारों को कहां से ग्रहण किया गया था, ये बताइए। तो इसके अंदर भी हम बात करते हैं साथियों। देखो भाई, जो भारत के अंदर जो मौलिक संविधान लिया गया था, जो मूल कर्तव्य लिए गए थे, वो कहां से लिए गए थे भाई? भारत के अंदर जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य जो लिए थे, मौलिक जो अधिकार लिए थे साथियों, वो कहां से लिए थे भाई? मौलिक जो अधिकार लिए थे वो लिए गए थे आपके अमेरिका से। कहां से लिए गए थे साथियों? अमेरिका से। लेकिन अगर पूछे मौलिक अधिकारों की जननी कौन है, अरे जननी भूल गए क्या? सबसे पहले बात की थी किसने? इंग्लैंड ने। तो जननी कौन हो जाएगी? ब्रिटेन। देखो यहां से भी क्वेश्चन आता है साथियों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी, अधिकारों की जननी किसे कहते हैं? जननी। जननी की मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा देश? ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? ब्रिटेन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां सबसे पहले मैंने आपको बताया था किंग जॉन जी के द्वारा क्या दिया जाता है? एक चार्टर के माध्यम से मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो देखो यहां तक देखो हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देखकर बताता हूं आपको। सबसे पहले अपने बात की है किसके बारे में बात की? अभी मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन ने सबसे पहले क्या दिया था भाई? चार्टर के माध्यम से वहां के नागरिकों को अधिकार दिया था, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आधार स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाग जो 3 है ना, वो हमें क्या देता है? मौलिक अधिकार देता है। इसलिए इसे क्या कहा गया? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हमने देखा कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो सबसे पहले 1789 में फ्रांस की जनता के द्वारा किया गया था, जब भी फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। उसके बाद में हमने देखा है साथियों कि सबसे पहले लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अमेरिका के संविधान में किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर भारत के स्तर पर हमने देखा कि मौलिक अधिकारों की मांग किस किसने की थी? सबसे पहले की थी 1895 में बाल गंगाधर जी तिलक जी के द्वारा स्वराज्य विधेयक के अंदर, 1925 में एनी बेसेंट जी के द्वारा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, 1931 में फिर कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, 1931 में फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की गई थी, 1935 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद में हमने बात किया है कि संविधान में मौलिक अधिकार की जो कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो किसको बनाए गए थे? जेपी कृपलानी को बनाए गए थे, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद में मौलिक अधिकार को किस में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों, किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कि सर मौलिक अधिकार है कितने? मौलिक अधिकार है कितने? मौलिक जो अधिकार हैं वो है कितने? तो मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं साथियों यहाँ पे, तो मूल संविधान के अंदर मैं बात करूं यहाँ पे, कहाँ की मैं बात करूंगा साथियों? मूल संविधान की। जब मैं मूल संविधान की मैं बात करूं साथियों, तो मूल संविधान में ये मौलिक जो अधिकार थे वो कितने से? 7 थे। वर्तमान में मैं बात करूं साथियों कि वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो है वो कितनी है साथियों? 6। सर ऐसा क्या हुआ? उसके बारे में भी देखिए। देखो क्या होता है, आप सभी जानते होंगे साथियों कि ये एक 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है।
और ये संशोधन कब होता है साथियों, आपको पता होगा 1978 को होता है, 1978 को होता है। और इस संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है भाई, आपको मैं फिर से बता देता हूं। इसके अंदर देखो भी संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है भाई, मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1978 के अंदर सरकार पूछी तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और ये कौन सी पार्टी थी, जनता, भारतीय जनता पार्टी, उसे अपने कहां गया इसका, एक मिनट को, यहां पर सरकार किसकी थी साथियों, मोरारजी देसाई की थी। ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है, इस चीज को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलो भी आगे चलते हैं। देखो संपत्ति के मौलिक अधिकार को यहां से क्या कर दिया गया था साथियों, हटा दिया गया था। तब देखो इसको जोड़ा कहां गया सर, फिर देखो क्या हुआ। देखो अपने बात करते हैं यहां पर मूल संविधान की। मूल संविधान में क्या था साथियों कि ये जो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको किसके अंदर रखा गया था और ये क्या था वो भी हम बात करते हैं। देखो भी मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था वो रखा गया था, कहां पे रखा गया था साथियों, 2 अनुच्छेदों के अंदर रखा गया था। कौन कौन से में, एक तो रखा गया था 31 के अंदर रखा गया था, और दूसरा आपका आता है 19(1) का भाग था 6, इसके अंदर रखा गया था। और ये क्या था, यहां पर ये था मौलिक अधिकार। क्या था साथियों, मौलिक अधिकार था। अगर यहां पर मैं भाग की बात करूं, संपत्ति का अधिकार जो कौन से भाग के अंदर था, अगर मैं यहां पे भाग लिखूं तो मूल संविधान में भाग में कौन से में था, आप सभी को पता ही है, 3रे भाग के अंदर था। लेकिन अगर मैं वर्तमान संविधान की बात करूं, वर्तमान संविधान की तो वर्तमान संविधान में इस संपत्ति के अधिकार को कौन से भाग में, भाग 12 में रखा गया है। अगर पूछे अनुच्छेद तो अनुच्छेद हो जाएगा साथियों 300 क में रखा गया है। और अब ये क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है। क्या बन चुका है साथियों, कानूनी अधिकार बन चुका है। तो वर्तमान में अपने पास में मौलिक अधिकार कितने हैं सर, 6 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। पहले ये कौन से भाग में था, 3 में था। संपत्ति का अधिकार पहले कौन से अनुच्छेद में था, 31 में, और एक आपका 19, आपको पता रखना है 19 का एक भाग पहले के 6 में था। ठीक है, पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वर्तमान में जब संविधान है, वर्तमान संविधान में ये कौन से भाग के अंदर है, भाग 12 में है। अगर वर्तमान में अनुच्छेद पूछे तो 300 क के अंदर है, और वर्तमान में क्या बन चुका है, ये एक कानूनी अधिकार बन चुका है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। चलो आगे की ओर बात करते हैं अपने, इसे आगे की भी अगर हम और बात करते हैं, देखो भी आगे की अगर हम बात करूं यहां पे, तो देखो साथियों अपने जो मौलिक अधिकार जो शुरू होते हैं, अपने जो मौलिक अधिकार जो शुरू होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं साथियों, अपने जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो अपने 14 से शुरू होते हैं। तो सर आपने तो लिखाया था, अभी क्या लिखाया था कि 12 से लेकर कहां तक, 35 तक। लेकिन आपको ध्यान में रखना है 12 और 13 के अंदर कुछ परिभाषा दी गई है। कौन सी परिभाषा दी गई है सर, वो भी हमें बता दो। चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं ना, उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन सी परिभाषा यहां पर दी गई है। देखो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से बात करने से पहले अपने कुछ अनुच्छेद में बात करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है,
अनुच्छेद जो 12 है साथियों वो राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य के अर्थ के बारे में बताता है आपको। किसके बारे में बताता है साथियों? ये आपको बताता है साथियों, किसके बारे में बताता है? ये बताता है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा या फिर राज्य की परिभाषा या फिर अर्थ के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब ये नहीं है, राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं लिया गया है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है साथियों कि राज्य का मतलब यहाँ पर किसे हैं? सरकार से हैं। किसे हैं साथियों? यहाँ पर सरकार से लिया गया है। किसे लिया गया है? सरकार से। अब देखो सरकार के अंदर किन किन को शामिल किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं केंद्र के अंदर, यहां मैं बात करूं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार आएगी तो उनके साथ में क्या आएगा? संसद आएगी। केंद्र सरकार एवं संसद को शामिल किया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे साथियों तो किसको शामिल किया गया है? यहां पर शामिल किया गया है राज्य सरकार, राज्य सरकार। राज्य सरकार की मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर आ जाएगा विधान मंडल। यहां पे क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर आ जाएगा विधानमंडल। तीसरे की बात करूं तो यहां पर शामिल किया गया है स्थानीय निकाय को, स्थानीय निकाय को शामिल किया गया है जिसके अंदर ग्राम पंचायत, नगरीय स्वशासन वगैरह आ जाता है। और चौथे नंबर पर शामिल किया गया है अन्य प्राधिकारियों को, अन्य प्राधिकारियों को, प्राधिकारियों को शामिल किया गया है जो कि विधि निर्माण के अंदर क्या लेते हैं साथियों? भाग लेते हैं। यानी अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा केंद्र बताया गया है और यहाँ पर राज्य का अर्थ किसी स्टेट से नहीं लिया गया है। यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग किसी स्टेट से नहीं लिया गया है। राज्य का मतलब सरकार। सरकार में किनको शामिल किया गया है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी क्या बनाती है? संसद। आपको पता हुआ संसद के द्वारा कानून का निर्माण होता है। तो केंद्र सरकार एवं संसद को शामिल किया गया है। राज्य सरकार एवं विधानमंडल को शामिल किया गया है। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो स्थानीय निकाय जिसके अंदर नगर निगम, अपने नगरीय शासन आ गया, पंचायती राज वगैरह आ गए है ना, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अपने अन्य प्राधिकारियों को शामिल किया गया है जो कि विधि निर्माण के अंदर अपना विशेष योगदान देते हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो अनुच्छेद 12 तो ये कहता है। अगर अपने बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, देखो भाई अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 13 है साथियों वो देखो क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। ये क्या होता है? देखो साथियों, देखो ये अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य अगर कोई ऐसा विधि लेकर आती है जो कि जिससे मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट उसे क्या कर सकती है भाई? खारिज कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, उसको क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। देखो विधि की बात कीजिए इसके अंदर। देखो भाई थोड़ा सा इसको विस्तार से देख ली है तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर देखो विधि की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है साथियों? विधि की। और विधि की चर्चा यहां पर दो तरफ से की गई है। कौन कौन सी है वो भी समझते हैं। एक तो संविधान लागू होने से पहले और एक संविधान लागू होने के बाद की। एक तो कब की गई है साथियों? संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले की जो विधि, पहले की जो विधि, और एक संविधान लागू होने के बाद की विधि। संविधान लागू होने के बाद की विधि, होने के बाद की विधि। देखो साथियों इसके अंदर क्या बात कही है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा अपने देखते हैं एक तरफ से। चलो बात करते हैं। देखो भाई क्या हुआ था संविधान लागू होने से पहले। संविधान लागू होने से पहले आपको पता होगा साथियों कि अंग्रेज वगैरह जो थे उन्होंने भी तो कानून बनाए थे ना।
वो तो संविधान के बाद में कुछ लागू होते हैं, इस चीज का भी आपको पता होगा। देखो इसमें ये बात कही गई है कि जो संविधान से पहले की जो विधि थी उसके साथ में क्या व्यवहार किया जाएगा, और संविधान लागू होने के बाद में जो विधि थी इसके साथ में क्या प्रभाव या क्या इसके साथ में किया जाएगा। देखो भी बात करते हैं। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, मान लो ये अपना इतना पूरा का पूरा ये संविधान है, इस बात को समझते हैं। इस संविधान में मान लो ये इतना जो पॉइंट है आपका, जो इतना जो हिस्सा है, ये मान लो आपका क्या कर दिया भाई, इसको सरकार ने हटा दिया। सरकार ने कहा तो ये क्या है भाई, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसको हटाया जाना चाहिए। अगर पहले के देखो भी संविधान लागू होने से पहला क्या है तो इसे हटाया नहीं जाएगा, इसे क्या किया जाएगा साथियों, निष्क्रिय किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा। निष्क्रिय समझते हो ना साथियों। देखो एक तो होता है खत्म कर देना, एक तो होता है खत्म ही कर देना, एक होता है निष्क्रिय कर देना। थोड़ा सा समझते हैं। देखो भी जैसे सर्दी आती है तो जैसे पंखों को निष्क्रिय कर दिया जाता है, पंखे हो गए, एसी हो गए, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, समझ गए। देखो जब जरूरत नहीं होती उस चीज को एक बार निकाल देते हैं। जैसे अपने सर्दी आती है तो पंखा एसी को बंद कर देते हैं, जैसे ही गर्मी आती है तो पंखा और जो अपने एसी होते हैं उनको वापस चला लेते हैं, यानी सक्रिय कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी चीज को समाप्त कर देंगे क्या उसको वापस से सक्रिय कर सकते हैं क्या। जैसे मान के चलो सर्दी आ गई, पंखा लाया, पंखा तोड़ के बाहर फेंक के आ गए, उसके बाद बोलोगे पंखा चालू कर दो, तो ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो भी निष्क्रिय का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, छायों में रख दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी जाती है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और देखो भी ये बात कब की हो रही है, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई जो विधि थी उसमें अगर ऐसी कोई बात आती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस वाले भाग को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगर संविधान लागू होने के बाद की विधि है और उसमें मान लो ये इतना सारा भाग है और ये वाला जो भाग है इसमें अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इस वाले भाग को क्या कर दिया जाएगा साथियों, समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो अगर इतना इतना इस प्रकार से भाग था, ये इसको इस प्रकार से आएगा, यानी इसको बाहर ही कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखो इस वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं आच्छादन का, आच्छादन, आच्छादन। और इसको किससे नाम से जानते हैं, पृथक्करण, पृथक्करण। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी 13 एक के अंदर लिखी गई है और ये आपके 13 2 के अंदर लिखी गई है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है साथियों, अलग ही कर देना। क्या होता है साथियों, अलग ही कर देना, ये होता पृथक्करण होता है। और इधर आच्छादन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उसके अंदर क्या कर दिया जाता है साथियों, कुछ समय के लिए उसके अंदर रोक लगा दी जाती है। लेकिन जैसे ही मान के चलो भविष्य के अंदर उसकी जरूरत होगी, मान के चलो जैसे भविष्य के अंदर अगर उसकी जरूरत पड़ जाती है ना तो उसको वापिस से सक्रिय कर दिया जाता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो ये आपका आच्छादन का सिद्धांत था और ये आपका पृथक्करण का सिद्धांत था, जो कि आपके अनुच्छेद एक तो 13(1) में मिलता है और एक मिलता है 13(2) के अंदर मिलता है। बाकी की जो जानकारी है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।